नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। फर्स्ट ग्रेड स्पेशल एजुकेशन के अंदर जो भी बच्चों ने, जो भी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है और तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए आज से हम एक स्पेशल एजुकेशन के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है उसके लिए हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे पेपर सेकंड के अंदर, और पेपर सेकंड के अंदर भी पार्ट बी जो आपका स्पेशल एजुकेशन का पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है, क्योंकि 75 क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन के मिलने वाले हैं। तो नई चीज़ है, नया सिलेबस है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है बीएड और डीएड जो अभी आपने किया है उसके अंतर्गत आप पढ़ाई जो है कम करते हैं। तो इसके लिए ये विशेष रूप से आपका सहयोगी रहेगा। तो आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो हम एक्ट से कर रहे हैं। 3 एक्ट हमारे सिलेबस में है। आरसीआई एक्ट 1992 जो है, इससे हम आज शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आरसीआई एक्ट के बारे में। तो आरसीआई जो है, आरसीआई के बारे में आपको थोड़ी सी यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, आरसीआई और आरसीआई एक्ट, पहली बात दोनों को समझना है आपको। यदि आपने डायरेक्ट आरसीआई एक्ट पढ़ा है और आरसीआई के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं पेपर के अंदर कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। तो आरसीआई अलग है, आरसीआई एक्ट अलग है। आरसीआई अलग है, आरसीआई एक्ट अलग है। तो अपन को इस चीज को ध्यान में रखना है। आरसीआई की यदि अपन बात करें तो यहां से भारतीय पुनर्वास परिषद, ये आपकी आरसीआई है। ये आपकी क्या है? आरसीआई। एक ये क्या है? परिषद है, एक ये निकाय है, ठीक है ना। और जो इसके संबंधित जो एक्ट बनाया गया है उसको हमने कहा आरसीआई अधिनियम, और ये 92 में बनाया गया। ये कब बनाया गया? 92 में। इसको हमारी संसद के द्वारा 92 में पारित किया गया था, सितंबर 1992। यदि बात करते हैं अपन इसकी डेट की, तो ये 1 सितंबर, ठीक है ना, 1 सितंबर 1992 को ये यहाँ पर पारित हुआ, ये संसद में पारित हुआ। देखिए, डेट को आपको हर तरीके से ध्यान में रखना है कि ये डेट कौन सी है। ये आपकी 1 सितंबर 1992 जो डेट है, ये संसद में पारित होने की डेट है। कहाँ पर? संसद में पारित होने की डेट है। लेकिन यदि मैं इसी बात को करूं कि ये कानून जो है, ये एक्ट जो है, हमारे देश में प्रभावी कब हुआ, या आप इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि ये लागू कब हुआ, ठीक है ना। या तो प्रभावी का प्रश्न आ जाए या लागू होने का प्रश्न आ जाए, तो आपको डेट ध्यान में रखनी है। ये डेट आपकी 31 जुलाई 1993 की डेट, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। ये एक यहाँ पर एक बात और भी ध्यान से सुन लेना कि काफी बुकों में आपको यहाँ पर 22 जून, ठीक है ना, 1993 दिया गया है। बहुत सी बुकों में आपको ये चीज मिल जाएगी, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक जो डेट है वो आपकी यही है। यदि आपको बात करें कि तो फिर 22 जून क्यों लिखा गया, 22 जून को क्या हुआ, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। 22 जून जो डेट है आपकी 1993, इसको जो आरसीआई है एक वैधानिक निकाय के रूप में, एक वैधानिक निकाय बना, ठीक है ना। यदि आपसे कोई आरसीआई के बारे में पूछता है कि आरसीआई एक वैधानिक निकाय के रूप में कब आया, तो वो 22 जून 1993 है। लेकिन यदि कोई आपसे पूछता है कि ये एक्ट जो है, आरसीआई एक्ट हमारे देश के अंदर लागू कब हुआ या हमारे देश के अंदर प्रभावी कब हुआ, तो आपको ये डेट अपन को ध्यान में रखनी है। ये डेट अपन को ध्यान में रखनी है। ये 100% वेरीफाई है, ये 100% आपकी सही है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, किसी बुक वाले ने सही लिखा है, ठीक है ना, काफी बुक आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पर ये डेट जो है वो ये वाली लिखी हुई है, तो ये वाली सही है या ये वाली सही है, मैं ये नहीं मानता कि आप मेरी ही बात मानिए। लेकिन आपको कहीं कहाँ जाना है? आपको आरसीआई की साइट पे जाना है, और साइट पे आपको आरसीआई एक्ट 1992
जो है उसका पूरा विवरण वहां पर दिया गया है और वहां पर ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि 31 जुलाई 1993 को इस एक्ट को प्रभावी किया गया था, इस एक्ट को हमारे देश में लागू किया गया था। तो मुझे लगता है कि दो चार चीजें जो हमारी एक्ट के बारे में यहाँ पर आपको समझ में आ गई हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं कि इसके मुख्य उद्देश्य और कार्य क्या है। आरसीआई एक्ट जो है इसका मुख्य उद्देश्य और कार्य क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन ने तीन उद्देश्य जो है यहाँ पर आपको दिए गए हैं। एक है आपका प्रशिक्षण का मानकीकरण, केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर सीआरआर, अयोग्य व्यक्तियों पर रोक। तो प्रशिक्षण का मानकीकरण जो है इसमें अपन को पता है कि हमारे जो भी डीएड या बीएड, ठीक है ना, ये कोई भी आपका या डिप्लोमा कर रहे हैं या बैचलर एजुकेशन कर रहे हैं या आप मास्टर एजुकेशन के अंदर हैं, ये स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही है। तो आपको जो प्रशिक्षण देने के लिए जो संस्थान काम कर रहे हैं उन संस्थानों को मान्यता देने का काम आरसीआई का होता है। आरसीआई उनको क्या करती है, अप्रूवल देती है, मान्यता देती है और उनका क्या करती है, पाठ्यक्रम निर्धारित करती है और उनको प्रशिक्षण को एक समान मानक प्रदान करती है। कौन? आरसीआई। आरसीआई क्या करती है, प्रशिक्षण देने के लिए कॉलेजों को मान्यता देती है, अप्रूवल देती है, वहाँ का पाठ्यक्रम निर्धारित करती है और विशेष शिक्षा में जो काम करने वाले जो पेशेवर हैं, पेशेवर जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना है या कुछ भी आगे का जो भी प्रोसेस है वो आरसीआई के द्वारा किया जाता है। जो यहाँ पर हमने दूसरे उद्देश्य में लिखा है केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर, केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर जिसको आप CRR नंबर बोलते हैं, ये CRR एक नंबर होता है, ये आपको आरसीआई के द्वारा दिया जाता है। ये कब मिलता है, कैसे मिलता है, इसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप इस समय डीएड और बीएड कर चुके हैं और जो स्टूडेंट रनिंग में है या उनकी चल रही है तो उनको ये प्राप्त करना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ आपकी परीक्षा के लिए भी जरूरी है क्योंकि आरपीएससी ने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि आपका जो पेपर है उस पेपर की डेट से पहले आपके पास में ये चाहे परमानेंट हो चाहे टेम्परेरी हो, मतलब चाहे आपके पास में स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, लेकिन आपके पास सीआरआर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। मतलब केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में आपका नाम दर्ज होना जरूरी है, ठीक है ना। तो आपको ये CRR नंबर जो है प्राप्त करना होता है। इसकी प्रोसेस क्या है, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी आपके पास में लास्ट ईयर की मार्कशीट, मतलब लास्ट मार्कशीट आपको चाहिए, एक आपको उसका डिग्री या डिप्लोमा चाहिए, एक आपको कॉलेज से ऑथेंटिकेशन लेटर चाहिए, एक आपको 10th और 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका फोटो, ठीक है ना, और 2 लोग ऐसे आपको चाहिए जो पहले से ही यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, पहले से ही रजिस्टर, उनका CRR नंबर वहां पर आपको लगाना होता है, ठीक है ना। तो ये सारा काम जो करती है वो आरसीआई करती है। योग्य और प्रशिक्षित पेशेवरों का एक केंद्रीय रजिस्टर रखती है। ये यहाँ पर बिना पंजीकरण के कोई भी व्यक्ति दिव्यांगों का इलाज या शिक्षण नहीं कर सकता, ये यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। आरसीआई भी इस बात को कहती है कि आप बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं कर सकते। आरपीएससी ने भी कहा है कि यदि आपने फॉर्म भर दिया है तो आप परीक्षा से पहले आपको ये नंबर जो है वो ले लेना है। तो जिन्होंने ये नंबर नहीं लिया है तो ये नंबर ले लें, और यदि आपको इस नंबर में कोई प्रॉब्लम है, आप इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, आप वीडियो की कमेंट में हमें बता दें, हम आपकी पूरी हेल्प इसके संबंधित करेंगे। अयोग्य व्यक्तियों पर रोक लगाना, ये इसका तीसरा उद्देश्य है, तीसरा कार्य है। अयोग्य, आपको पता है कि काफी लोग विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण के योग्य नहीं है या फर्जी व्यक्ति है, तो उनको आरसीआई जो होती है वो रोकती है, आरसीआई एक्ट उनको रोकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है यदि आप किसी भी प्रकार से ऐसा कार्य कर रहे हैं। कैसा कार्य? आप विशेष बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं या विशेष शिक्षकों का कोई जैसे थेरेपी वगैरह का कार्य कर रहे हैं, आप उनको कोई चिकित्सा दे रहे हैं और आप योग्य नहीं है, मतलब आपके पास में कोई भी डिग्री डिप्लोमा उससे संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर आपको ये एक्ट जो है इनको रोकने का काम करता है। क्या करता है? रोकने का काम करता है। तो ये मुख्य उद्देश्य और कार्य आपको ये याद रखने हैं, ठीक है ना। आपको इसमें से कोई भी प्रश्न निकल के आ सकता है।
अब अपन बात करेंगे अपन के अधिनियम के बारे में। अपन का अधिनियम जो है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। अधिनियम आपका पूरा नाम आपको पता है, अधिनियम का नाम क्या है? भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, मतलब इसको हम शॉर्ट में आरसीआई एक्ट 1992 भी कह सकते हैं। यदि अपन बात करते हैं यहाँ पर आरसीआई की स्थापना की, तो 1986 में ये एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? ओनली आरसीआई की, ये ध्यान रखना, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। कहीं आपको आरसीआई की स्थापना पूछी जाए और आप आरसीआई एक्ट की मतलब डेट यहां पर लिख दें, या ऑप्शन में आपको दोनों चीज मिलेंगी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया आरसीआई की स्थापना हुई और नीचे आपको दे दिया 1992 भी दे दिया, 1986 भी दे दिया, 93 भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो आपको 86 लिखना है। और यदि आपको एक्ट के बारे में पूछा जाए, एक्ट के बारे में भी आपको दो तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एक तो एक्ट कब बना, ठीक है ना, और एक एक्ट भारत के अंदर पूर्ण रूप में लागू कब हुआ, प्रभावी कब हुआ। या आपको संशोधन का प्रश्न पूछ ले, या आपको कितनी धाराएं कितने अध्याय ऐसा प्रश्न पूछ ले, तो ये चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पर छोटी छोटी चीजें परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो ये 1986 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? आरसीआई की, मतलब भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई। यहां तक कि भारतीय पुनर्वास परिषद, इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में। यदि इसको कोई कहता है कि ये वैधानिक निकाय कब बना, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको ऊपर जो है वो बता दिया था शुरुआत में कि यदि आप वैधानिक निकाय आरसीआई की बात कर रहा हूं मैं, तो ये आपका 22 जून 1993 को इसको एक वैधानिक वैधानिक निकाय के रूप में इसको क्या मिला? दर्जा मिल गया है, ठीक है। यदि स्थापना 1986 में किसके रूप में हुई? पंजीकृत सोसाइटी के रूप में हुई। अब यदि अपन बात करते हैं कि अध्यादेश मतलब आरसीआई एक्ट के बारे में, तो ये जो है 1992 में बना है। यदि बात आती है आरसीआई एक्ट लागू कब हुआ, तो ये 31 जुलाई 1993 को लागू हुआ। इस डेट के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन है और हमने भी पढ़ा है काफी बुक्स में, नेट से भी काफी लोगों ने देखा है, हमने भी देखा है, लेकिन हमने इसको जो माना है वो हमने माना है आरसीआई की साइट पर आपको जाना है, ये आप भी देख सकते हैं, और वहां पर आरसीआई एक्ट, ठीक है ना, 1992 इसका पूरा विवरण जो है वहां पर दिया गया है। और उस पूरे विवरण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसको प्रभावी रूप से जो लागू किया गया है वो 31 जुलाई 1993 को लागू किया गया है। तो हम इसको हम वेरीफाई मान के चलते हैं, मतलब 100% ये बात सही है। गूगल एक मिनट झूठ बोल सकता है या गूगल पे कोई जानकारी गलत हो सकती है, लेकिन यदि अपन को ये परीक्षा में प्रश्न आया और आपने ये डेट लिख दी, तो आपको प्रूफ के तौर पर आप केवल और केवल इसका प्रूफ दे सकते हैं, गूगल का प्रूफ नहीं दे सकते, ठीक है ना। और कोई प्राइवेट पब्लिकेशन को भी आप प्रूफ के तौर पर नहीं दे सकते, लेकिन इसको आप प्रूफ के तौर पर दे सकते हो क्योंकि ये इसके अंदर लिखा है। क्लियर है ये सारी चीजें। यदि बात आती है संशोधन अधिनियम की, तो ये 2000 में हुआ है, और यदि इसकी डेट की बात आती है तो ये 4 सितंबर 2000 को हुआ है, 4 सितंबर 2000, ठीक है ना। ये डेट से संबंधित यदि आपको बात आ जाती है, क्योंकि कई बार प्रश्न जो होता है वो डीपली आ जाता है, ज्यादा अंदर से पूछ लेता है। आपको संशोधन अधिनियम आपसे पूछ लिया और इसमें पूरे चारों ऑप्शन ही 2000 दे दिए, लेकिन वहां पर डेट दे दी, है ना, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इस डेट को आप ध्यान रखना, 4 सितंबर है, ठीक है ना। और यदि आपको ये अध्यादेश की डेट यदि आपको रखना है तो ये 1 सितंबर है, ठीक है ना, ये 1 सितंबर 1992 है, ये 1 सितंबर 1992 है। संशोधन की बात करें तो 4 सितंबर और 2000 है। आप 1992 और 2000 याद करके रखें, 1 और 4 सितंबर ये आप डेट याद रखें, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसमें कुल अध्याय आपके कितने हैं? 3 है। और धाराओं की बात करते हैं तो कुल धाराएं इसमें 30 है, मतलब अध्याय 3 और धाराएं 30। ये 30 धारा और 3 अध्यायों के बारे में आपको पूरा एक्ट का अध्ययन करना है, और इसी के अंदर से आपको प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे,
चलिए तो बात करते हैं हम आगे। यहाँ तक की चीजें आपको कंफर्म समझ में आ गई हैं। कुछ डेट वगैरह है, ये आपको जरूर याद करनी है। डेट में से आपको क्वेश्चन निकल के यहाँ पर आता है। यदि अपन बात करते हैं इसका थोड़ा सा विवरण यदि एक्ट के बारे में, तो यहाँ पर थोड़ा सा विवरण यहाँ पर दिया गया है कि ये भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 1992 का अधिनियम और संख्या 34 के अंदर इसको दर्ज किया गया है। 1 सितंबर 1992 को ये क्या है, बना है। 1 सितंबर 1992 को इसको पारित किया गया है। क्या किया गया है, पारित किया गया है। और इसमें मुख्य रूप से क्या है, पुनर्वास वृत्तिकों और कार्मिकों के प्रशिक्षण का विनियमन और मॉनिटर करने, पुनर्वास में अनुसंधान तथा विशेष शिक्षा का संवर्धन करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद के गठन का और केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर रखे जाने का तथा उनसे संबंधित उनके आनुषंगिक विषयों का उपलब्ध करने के लिए इसको बनाया गया। ये अपन ने पूरी चीज उद्देश्य और कार्यों में पढ़ ली है, ठीक है ना। कार्मिकों का प्रशिक्षण पढ़ लिया हमने, ठीक है ना। उसमें अपन को पुनर्वास की विशेष शिक्षा का संवर्धन पढ़ लिया अपन ने, और भारतीय आरसीआई का रजिस्ट्रेशन, वो आरसीआई का गठन हमने पढ़ लिया। केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर मतलब सीआरआर की जानकारी हमने पूर्व में ले ली है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर जो है वो आई। अब अपन को पढ़ना है अध्याय 1 कि अध्याय 1 के अंदर क्या रखा गया। अध्याय 1 के अंदर आपको क्या रहेगा, पहले आपको छोटी छोटी जानकारी पढ़नी है। ज्यादा डीपली आप शुरू में ही चले गए तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। मतलब आप ना तो ज्यादा पढ़ पाएंगे ना ही आप कम पढ़ पाएंगे। तो इसलिए पहले पढ़ो कम, पहले कम पढ़ो, और यदि आपको वो कम समझ में आ जाए तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। मतलब पहले चीजें पढ़ो सामान्य, इसके बाद में धीरे धीरे विशेष चीजों की तरफ आप बढ़ सकते हैं। मतलब सामान्य से विशेष की ओर हम अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए पहले अध्याय में यदि अपन बात करते तो इसमें पहले अध्याय में नाम और प्रारंभ की बात की गई कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 में इसका नामकरण हुआ। पहले अध्याय में नामकरण हुआ इसका। पहले अध्याय में आपको नामकरण आया। अब धारा नंबर 1 के अंदर, ये धारा है, धारा नंबर 1 के अंदर आपको नाम दिया गया, ठीक है। आगे दूसरे में आपको इसकी परिभाषाओं से संबंधित आपको पूरी दूसरी धारा में आपको दिखाया गया है। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें पूरी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर दी गई हैं। एक एक को हम थोड़ा सा समझते चलेंगे कि अध्यक्ष में धारा 3 की उपधारा 3 के अधीन नियुक्त परिषद का अध्यक्ष अभिप्रेत है। मतलब यहाँ पर आपको एक अध्यक्ष की जरूरत पड़ेगी। तो एक अध्यक्ष के लिए यहाँ पर आपको दिया गया धारा 3 की उपधारा 3 के अधीन, धारा 3 की उपधारा 3 के अंतर्गत आपको एक अध्यक्ष यहाँ पर अभिप्रेत किया गया। परिषद में धारा 3 के अधीन गठित भारतीय पुनर्वास परिषद अभिप्रेत है। और धारा 3 में एक ये भी लिखा गया कि भारतीय पुनर्वास परिषद का गठन किया जाएगा। मतलब आरसीआई का गठन जो है वो आपकी धारा 3 के अंतर्गत इसमें लिखा गया। एक इसमें आ गया असुविधाग्रस्त में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995-96 का 1 की धारा 2 के खंड में निर्दिष्ट किसी निःशक्तता से ग्रस्त है। मतलब यहाँ पर आपको बताया गया कि जो असुविधाग्रस्त लोग हैं, असुविधाग्रस्त व्यक्ति है, उसकी क्या परिभाषा रहेगी, उसकी क्या परिभाषा रहेगी। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि ऐसा निःशक्त व्यक्ति जो जितनी भी आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी मतलब निःशक्तता जो भी आपको दी गई है उनमें से किसी एक निःशक्तता से जो व्यक्ति ग्रस्त है, मतलब उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी यदि है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, उसको हम असुविधाग्रस्त कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, असुविधाग्रस्त व्यक्ति के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ये जो है धारा 2 के खंड में पूरी डिसेबिलिटियों का वर्णन दिया गया है। और उस डिसेबिलिटी के अंदर से एक या अधिक, देखिए अधिक डिसेबिलिटी भी किसी व्यक्ति के अंदर हो सकती है। आपको पता है एक तो एक डिसेबिलिटी किसी भी व्यक्ति के अंदर आती है, जैसे जो भी डिसेबिलिटी हो उसके हम उसको उसी कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। लेकिन काफ़ी व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक डिसेबिलिटी आ जाती है, तो उनको यदि किसी भी
स्टूडेंट के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर एक से अधिक डिसेबिलिटी यदि आ जाती है तो उसको हम एमडी मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी, या फिर उसको हिंदी के अंदर हम बहुदिव्यांगता के नाम से जानते हैं। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी न किसी प्रकार की निःशक्तता से ग्रस्त है तो उसको हम असुविधाग्रस्त कह सकते हैं। ये इसके अंदर लिखा गया। अगला था इसमें कि सदस्य में धारा 3 की उपधारा 3 के अधीन नियुक्त सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष है। ठीक है ना, इसी के अंदर अंतर्गत अध्यक्ष का भी यहाँ इसमें अभिप्रेत किया गया है और सदस्य का भी किया गया है। अध्यक्ष के लिए हम ऊपर पढ़ चुके हैं, धारा 3 की उपधारा 3 के अंदर सदस्य सचिव से धारा 8 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त सदस्य सचिव अभिप्रेत है। सदस्य सचिव की यदि अपन बात करते हैं तो ये धारा 8 के अंदर है और धारा 8 की उपधारा 1 के अंदर इसको अभिप्रेत किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे मानसिक मंदता में अभिप्रेत है किसी व्यक्ति के चित्त की अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की अवस्था जो विशेष रूप से वृद्धि की अवमानता द्वारा अभिलक्षित है। ठीक है ना, मानसिक मंदता के अंदर इसमें क्या रखा गया, तो इसको आप थोड़े से वैसे रूप में यदि अपन पढ़ लेते हैं कि यदि किसी भी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का यदि जो मानसिक विकास है या उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो अवरुद्ध हो गई हो या वो समय के अनुसार विकसित नहीं हो पा रही है तो उसको हम मानसिक मंदता के नाम से जानते हैं। मानसिक मंदता में यदि अपन बात करते हैं तो यदि किसी का आईक्यू लेवल जो है वो 70 से कम है, 70 से कम है, तो ऐसे बच्चों को, ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे, मानसिक मंदता के अंदर जो है वो रखते हैं। फिर इसके वर्गीकरण है, ये भी क्या है, 4 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, इसको 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इसमें भी अपन का आता है, जैसे एक 0 से 19 तक होता है, एक 20 से 35 तक होता है, एक 35 से 50 तक होता है और एक 50 से 70 तक होता है। तो ये आपकी जो है वो 4 प्रकार से वर्गीकृत है, लेकिन इसके बारे में हम आगे बौद्धिक दिव्यांगता जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर इसका पूरा विवरण जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको मानसिक मंदता का मतलब केवल पता होना चाहिए। यदि हम आगे बात करते हैं अगले अधिसूचना, अधिसूचना में राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है। अधिसूचना जो है ये राजपत्र में प्रकाशित जो अधिसूचना है वे इसकी वही इसके अंदर अभिप्रेत किया गया है और विहित में विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। जो भी नियम है, विनियम जो भी बनाए गए उनके द्वारा ही ये क्या है, अभिप्रेत है। एक मान्यता प्राप्त पुनर्वास अर्हता में अनुसूची में सम्मिलित अर्हताओं में कोई अर्हता अभिप्रेत है। ये मान्यता प्राप्त जो हमारी पुनर्वास की अर्हता है, अर्हता मतलब होता है जो कम से कम योग्यताएं हैं उनको इसमें अनुसूची को सम्मिलित किया गया है। एक रजिस्टर जो धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन रखा गया है, केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर अभिप्रेत है। मतलब जो सीआरआर के बारे में आपने अभी जानकारी प्राप्त की है, उस सीआरआर का जो हमारे कानून के अंदर रखा गया है वो धारा 23 की उपधारा 1 के अंदर रखा गया है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि भाई सीआरआर जो है या केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर जो है वो किसके अंतर्गत है, कौन सी धारा के अंतर्गत है, तो धारा नंबर 23 है और उपधारा की बात करें तो नंबर 1 के अंतर्गत इसको अभिप्रेत किया गया है। विनियमन में इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं। अब यहाँ पर आपको पुनर्वास के बारे में बताया गया कि पुनर्वास ऐसी प्रक्रिया के प्रति निर्देश करता है जिसका उद्देश्य निःशक्त व्यक्तियों को उनका सर्वोत्तम शारीरिक, मनोदी, बौद्धिक, मानसिक या सामाजिक कृत्यकारी स्तर प्राप्त करने में और उसे बनाए रखने में समर्थ बनाना है। हमारी जो पुनर्वास परिषद है, पुनर्वास का मतलब ऐसा होता है कि ये हमारे जो निःशक्त व्यक्ति हैं, निःशक्त बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से डिसेबल हैं, उनको हर प्रकार से मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से उनको संबल प्रदान करने के लिए
हमारी जो पुनर्वास है ये क्या है, उत्तरदायी होती है और ये उनको हमेशा समर्थ बनाने का प्रयास करती है। अब इसके अंदर भी आपको ये पुनर्वास वृत्तिक में निम्नलिखित अभिप्रेत है। कौन कौन सी चीजें अभिप्रेत है? जैसे श्रवण वैज्ञानिक और बौद्ध चिकित्सक इसके अंदर अभिप्रेरित है। यदि बात करते हैं हम, लाक्षणिक मनोविज्ञानी है, श्रवण सहाय और कर्णरांज तकनीक है, पुनर्वास इंजीनियर और तकनीक है। इसके अलावा अपन को असुविधाग्रस्त के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए विशेष अध्यापक भी इसके अंदर रखे गए हैं। जो जो बच्चे निःशक्त हैं या किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं, उनके शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए भी विशेष अध्यापकों की इसमें अभिप्रेत किया गया है। असुविधाग्रस्त से संबंधित व्यवसाय परामर्शी, रोजगार अधिकारी और स्थानन अधिकारी। आपको पता है कि असुविधाग्रस्त जो बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं, उनके लिए आरसीआई जो है या जो इनके कोर्स में शामिल किया, जो स्किल शामिल की गई है, व्यावसायिक इनकी क्लासेज जो होती हैं, जो आपने वोकेशनल क्लास पढ़ी है, तो वोकेशनल क्लास के अंदर यही होता है कि इनको व्यवसाय से संबंधित और रोजगार से संबंधित परामर्श इसमें शामिल किए गए हैं। एक बहुउद्देशीय पुनर्वास चिकलाक तकनीक, बहुउद्देशीय जिसका एक ही तकनीक ऐसी हो जिससे अनेक उद्देश्य जो है वो पूरे किए जा सके, ऐसी भी व्यवस्था इसके अंदर है। मृतकों के ऐसे अन्य प्रवर्ग जिन्हें केंद्रीय सरकार परिषद के परामर्श से समय समय पर अधिसूचित करे। ऐसे भी इसमें प्रवर्ग आपको शामिल किए गए हैं जिन्हें केंद्रीय सरकार, मतलब हमारी केंद्र की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या परिषद के परामर्श से समय समय पर उनको क्या करते रहे, उनको अधिसूचित करते रहे। दूसरा इसके अंदर आता है, इस अधिनियम में किसी अधिनियमित या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसमें ऐसी अधिनियमित या एमा उपबंध प्रवृत्त नहीं है, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानीय विधि के या तत्स्थानीय विधि के सुसंगत उपबंध के यदि कोई हो प्रति निर्देश है। ये हमारी क्या है, दूसरी धारा के अंदर इसमें रखा गया है इस अधिनियम के अंतर्गत। तो इस प्रकार अपन का जो ये अध्याय 1 जो है, वो अध्याय 1 के अंदर आपको इतनी सारी चीजें जो हैं यहाँ पर आपको क्लियर की गई हैं। आप इसको पूरा वीडियो को देखना, आराम से इसको समझना, और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपको उसकी सूचना मिल सके। तो आप हमारे इस चैनल पर इस नई पहल को थोड़ा प्यार और सपोर्ट दें, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं। और यदि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहेगा तो इसी प्रकार से हम आपकी फर्स्ट ग्रेड तैयारी में स्पेशल एजुकेटर बनाने में आपको सहयोग करेंगे हम आपका, क्योंकि आप स्पेशल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। पहली बार राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई है और अपने आप में बहुत अच्छा पद है, बहुत बड़ा पद है, तो इसके लिए हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।